लेक्चर नंबर 28, राइज ऑफ मगध, मगध का उदय, राइज ऑफ मगध, मगध का उदय। तो महाजनपदों में सबसे ताकतवर कौन? मगध। रिपब्लिक कौन कौन? वज्जी और मल्ल। सबसे ताकतवर कौन रिपब्लिक में? वज्जी। लिखिए इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। मगध एम्पायर इन 4th सेंचुरी बीसी, मगध साम्राज्य 4वीं शताब्दी बीसी में, मगध एम्पायर इन 4th सेंचुरी बीसी, मगध साम्राज्य 4वीं शताब्दी बीसी में बिकेम द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, भारत का पहला साम्राज्य बना। बिकेम द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, भारत का पहला साम्राज्य बना। इट्स टेरिटरी वॉज फ्रॉम हिंदू कुश टू बंगाल, इसका क्षेत्र था हिंदू कुश से बंगाल तक। इट्स टेरिटरी वॉज फ्रॉम हिंदू कुश टू बंगाल, इसका क्षेत्र था हिंदू कुश से बंगाल तक। एंड फ्रॉम कश्मीर टू कर्नाटक, और कश्मीर से कर्नाटक तक। एंड फ्रॉम कश्मीर टू कर्नाटक, और कश्मीर से कर्नाटक तक। कब? 4th सेंचुरी बीसी में। 6th में क्यों नहीं? 6th में तो 16 महाजनपद थी। मगध ताकतवर बनेगा तो सारे महाजनपदों को हराएगा और अपने अंडर में करेगा। तो अफगानिस्तान के हिंदू कुश से लेकर बंगाल तक पहुंचेगा और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक पहुंचेगा। मगध वॉज वन ऑफ द 16 MJ, मगध 16 MJ में से एक था। मगध वॉज वन ऑफ द 16 MJ, मगध 16 MJ में से एक था। इन 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी बीसी में। इन 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी बीसी में। बट एक्सपेंडेड रैपिडली, किंतु तेजी से बढ़ा। बट एक्सपेंडेड रैपिडली, किंतु तेजी से बढ़ा। वाइल अदर MJ डिसअपीयर्ड, और अन्य MJ गायब हो गए। एंड अदर MJs डिसअपीयर्ड, और अन्य MJ गायब हो गए। द सक्सेस ऑफ मगध, मगध की यह सफलता, द सक्सेस ऑफ मगध, मगध की यह सफलता वॉज डिपेंडेंट ऑन जोग्राफिक लोकेशन, उसकी भौगोलिक स्थिति से थी। वॉज डिपेंडेंट ऑन इट्स जोग्राफिक लोकेशन, उसकी भौगोलिक स्थिति से थी। एंड रूलर्स, और राजाओं से। एंड रूलर्स, और राजाओं से। अब डालिए पहली हेडिंग, रोल ऑफ फेवरेबल जियोग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थान का महत्व। रोल ऑफ फेवरेबल जियोग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थान का महत्व। इन द राइज ऑफ मगध, मगध के उदय में। इन द राइज ऑफ मगध, मगध के उदय में। ड्यू टू फेवरेबल लोकेशन, अच्छे स्थान के कारण। ड्यू टू फेवरेबल लोकेशन, अच्छे स्थान के कारण। इट इंक्रीज्ड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, उसकी आर्थिक मजबूती बढ़ी। इट इंक्रीज्ड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, उसकी आर्थिक मजबूती बढ़ी। इन एग्रीकल्चर, कृषि में। इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट, उद्योग और शिल्प में। इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट, उद्योग और शिल्प में। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य में। इन ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य में। मगध वॉज लोकेटेड इन, मगध स्थित था इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स, उपजाऊ जलोढ़ मैदानों पर। इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स, उपजाऊ जलोढ़ मैदानों पर।
रिवर्स वर एनुअल, नदियां वार्षिक होती थी। रिवर्स वर एनुअल, पेरेनियल बोलते हैं उसे, रिवर्स वर पेरेनियल, नदियां वार्षिक होती थी। एंड लॉट्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और जल की कमी नहीं थी। एंड लॉट्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और जल की कमी नहीं थी। क्लाइमेट वॉज परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए मौसम भी अच्छा था। क्लाइमेट वॉज परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए मौसम भी अच्छा था। ड्यू टू दिस एग्रीकल्चर सरप्लस इंक्रीज्ड, इसी के कारण कृषि अधिशेष बढ़ा। ड्यू टू दिस एग्रीकल्चर सरप्लस इंक्रीज्ड, इसी के कारण कृषि अधिशेष बढ़ा। एंड पीजेंट्स बिकेम रिच, और किसान अमीर बने। एंड पीजेंट्स बिकेम रिच, और किसान अमीर बने। विच बिकेम बेस ऑफ रूलर्स टैक्सेशन, जो राजाओं के करों का आधार बने। विच बिकेम बेस ऑफ रूलर्स टैक्सेशन, जो राजाओं के करों का आधार बने। दिस इंक्रीज्ड टैक्सेशन, यह बढ़ता हुआ कर, दिस इंक्रीज्ड टैक्सेशन, यह बढ़ा हुआ कर, मेड द एम्पायर पावरफुल, ने साम्राज्य को ताकतवर बनाया। मेड द एम्पायर पावरफुल, ने साम्राज्य को ताकतवर बनाया। इन मगध रीजन, मगध के क्षेत्र में, देयर वर मैनी आयरन माइंस, लोहे की खदानें भी थीं। देयर वर मैनी आयरन माइंस, लोहे की खदानें भी रहीं। सो मैनी गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड, तो कई वस्तुएं बनने लगी। सो मैनी गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड, तो कई वस्तुएं बनने लगी। दिस डेवलप्ड ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे व्यापार और वाणिज्य भी बढ़ा। दिस डेवलप्ड ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे व्यापार और वाणिज्य भी बढ़ा। तो वज्जी और मल्ल में जो उल्टा चल रहा था वो प्लस कहां चल रहा था? मल्ल में चल रहा था, मगध में चल रहा था। ड्यू टू दिस, इसी के कारण, ट्रेडर्स वर एबल टू फुलफिल इंटरनल डिमांड, व्यापारी आंतरिक मांग पूरी कर सके। ट्रेडर्स वर एबल टू फुलफिल इंटरनल डिमांड, व्यापारी आंतरिक मांग पूरी कर सके। एज वेल एज एक्सटर्नल, और बाहरी भी। एज वेल एज एक्सटर्नल, और बाहरी भी। द मेजर ट्रेड रूट वॉज उत्तर पथ, मुख्य व्यापारिक मार्ग था उत्तर पथ। द मेजर ट्रेड रूट वॉज उत्तर पथ, मुख्य व्यापारी मार्ग था उत्तर पथ। विच पास्ड थ्रू मगध, जो मगध से गुजरता था। विच पास्ड थ्रू मगध, जो मगध से गुजरता था। तो हर व्यापारी को कहीं भी जाना हो उसको कहां गुजरना पड़ेगा? मगध से गुजरना पड़ेगा। और मगध में पहले से ही सब कुछ है, तो डिमांड्स पूरी हो जाती थी, एक्सटर्नल भी और इंटरनल मगध की भी। एंड फॉर एक्सटर्नल ट्रेड, और बाहरी व्यापार के लिए, एंड फॉर एक्सटर्नल ट्रेड, और बाहरी व्यापार के लिए, दे हैड अ पोर्ट, उनके पास बंदरगाह था, तमारा लिप्ति। तमारा लिप्ति, TAMARALIPTI, तमारा लिप्ति। इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा, या मगध के समय पे बंदरगाह सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? तो वो था तमारा लिप्ति। कहाँ पे था? तो ब्रैकेट में आज के हिसाब से लिख लेना, इन नियर कलकत्ता, कलकत्ता के पास, नियर कलकत्ता। उस वक्त तो कलकत्ता नहीं था,
आज के हिसाब से लिख रहे हैं, कलकत्ता के पास होता है ये। तो बंगाल की खाड़ी में भी व्यापार करने का काम शुरू कर दिया उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में। आगे लिखिए, ड्यू टू दिस फेवरेबल लोकेशन, इन अच्छे स्थानों के कारण, ड्यू टू दिस फेवरेबल लोकेशन, इन अच्छे स्थानों के कारण, रूलर्स नॉट ओनली टैक्स देयर पीपल, राजा केवल अपनी प्रजा पर कर नहीं लगाते, रूलर्स नॉट ओनली टैक्स देयर पीपल, राजा केवल अपनी प्रजा पर कर नहीं लगाते, बट ऑल्सो एक्सटर्नल ट्रेड, और बाहर के व्यापार पर भी लगाते। बट ऑल्सो एक्सटर्नल ट्रेड, बाहर के व्यापार पर भी लगाते। ठीक है, दो टाइप से टैक्स लगाते थे, खुद के लोगों पे लगाते थे, और जो आ जा रहा है उत्तर पथ का यूज कर रहा है उन पे लगाते, या फिर जो भी व्यापारी मगध में व्यापार करने आ रहे हैं उन पे भी लगाते। तो टैक्स बहुत इकट्ठा होता था, मतलब अच्छी मजबूत सेना के लिए पैसा आएगा, इकट्ठा होगा। दिस वॉज द फाउंडेशन ऑफ पावरफुल मगध, यही शक्तिशाली मगध का आधार बना। दिस वॉज द फाउंडेशन ऑफ पावरफुल मगध, यही शक्तिशाली मगध का आधार बना। द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की यह ताकत, द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की यह ताकत, ट्रांसफॉर्म्ड मगध इनटू इनविंसिबल फोर्स, ने मगध को अद्वितीय ताकत बना दिया। ट्रांसफॉर्म्ड मगध इनटू इनविंसिबल फोर्स, ने मगध को अद्वितीय ताकत बना दिया। फुल स्टॉप। तो मगध ताकतवर क्यों हुआ उसके पॉइंट्स लिख रहे हैं हम। पहला पॉइंट कैसे लिखा हमने, लोकेशन के हिसाब से। लोकेशन के हिसाब से बहुत सही जगह पर बैठे हुए थे वो, रूट उनके पास में था, बंदरगाह उनके पास में था, व्यापारियों पर टैक्स लगाते थे अंदर और बाहर के, इसलिए वो मजबूत बनते चले गए। लोहे की खदानें उनके पास में थी, वो भी लोकेशन मिल गई उनको अच्छी खासी, और सबसे बड़ी बात फर्टाइल प्लेन भी उनके पास में थे। गंगा के पूरे मैदान उनके पास में होते थे, जहां एलुवियल सॉइल होती है, जलोढ़ मैदान, जो सबसे उपजाऊ भूमि मानी जाती है। इतने फायदों की वजह से मगध पावरफुल बना। इसके बाद दूसरा रीजन देखेंगे और क्यों पावरफुल बना। अगली हेडिंग डालो, पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ मगध, मगध की राजनीतिक व सैन्य शक्ति। पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ मगध, मगध की राजनीतिक सैन्य शक्ति वॉज फेवरेबल, लाभदायक रही। वॉज फेवरेबल, लाभदायक रही। विथ लोकेशन, स्थान के साथ में। विथ लोकेशन, स्थान के साथ में। सबसे अच्छी बात क्या, अच्छी बात तो ये रहेगी कि इनकी राजधानी थी। बड़े शहर होते थे जैसे राजगृह, राजगृह जो था वो सुरक्षित रहता था। क्यों, चारों तरफ 5 पहाड़ियां थी, इसलिए राजधानी या बड़े बड़े शहर क्या रहे, सुरक्षित रहे। फिर मेन राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के आसपास 3 नदियां, तो कोई आक्रमण कर भी नहीं सकता, पहाड़ हैं तो आक्रमण नहीं कर सकते। तो राजधानी हमेशा क्या रही, सेफ रही। तो ये मिलिट्री इनकी स्ट्रांग होती चली गई। इसके बारे में लिखिए, मगध कैपिटल्स एंजॉयड नेचुरल डिफेंस, मगध राजधानियों को प्राकृतिक सुरक्षा मिली। मगध कैपिटल्स एंजॉयड नेचुरल डिफेंस, मगध राजधानियों को प्राकृतिक सुरक्षा मिली। देखो 2 कैपिटल हैं मगध की, पहले थी राजगृह, उसके बाद में बनी वो पाटलिपुत्र। ठीक है, तो लिखो, द अर्ली कैपिटल राजगृह, शुरुआती राजधानी राजगृह वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, 5 पहाड़ियों से घिरा था। वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, 5 पहाड़ियों से घिरा था।
एंड लेटर कैपिटल पाटलिपुत्र, और बाद की राजधानी पाटलिपुत्र, एंड लेटर कैपिटल पाटलिपुत्र, बाद की राजधानी पाटलिपुत्र, सराउंडेड बाय 3 रिवर्स, 3 नदियों से घिरी, वॉज सराउंडेड बाय 3 रिवर्स, 3 नदियों से घिरी थी। कौन सी 3 नदियां लिख लीजिए? गंगा, सोन, मध्य प्रदेश से निकलती है सोन, एंड पुनपुन, PUN, गंगा, सोन और पुनपुन। सोन नदी किससे जाके मिल जाती है? गंगा से, यानी गंगा और सोन नदी के बीचों बीच क्या है? पाटलिपुत्र। समझ गए? और उसी के आसपास एक छोटी सी नदी होगी पुनपुन। तो 3 जगहों से नदियां घेर के रखती थी, तो जगह एक ही होती थी आने जाने की, तो इससे क्या हो गया? उनको सुरक्षा मिली। लिखिए, पाटलिपुत्र वॉज ऑल्सो नोन एज जलदुर्ग। पाटलिपुत्र को जलदुर्ग भी कहते थे। समझ गए क्यों कहते थे? क्योंकि 3 तरफ से नदियों से घिरी है। वॉज नोन एज जलदुर्ग, को जलदुर्ग भी कहते थे। ड्यू टू दिस नेचुरल सेफ्टी, इस प्राकृतिक सुरक्षा से, ड्यू टू दिस नेचुरल सेफ्टी, इस प्राकृतिक सुरक्षा से रूलर्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन टेरिटोरियल एक्सपांशन, राजाओं ने क्षेत्र विस्तार पर ध्यान दिया। रूलर्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन टेरिटोरियल एक्सपांशन, राजाओं ने क्षेत्र विस्तार पर ध्यान दिया। डर तो था ही नहीं कोई हमला कर पाएगा, तो डर नहीं था तो अगली चीज क्या आई? एग्रेसिव हो गए राजा और दूसरी जगहों पर हमला करने लगे। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, लोहे की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, लोहे की उपलब्धता ने फुलफिल्ड आर्मी नीड्स, ने सेना की जरूरत पूरी की। फुलफिल्ड आयरन नीड्स, ने सेना की जरूरत पूरी की। एंड दैट इज वाई, और इसीलिए मगध आर्मी बिकेम फार मोर स्ट्रॉन्गर, मगध सेना कहीं गुना बलशाली हुई। मगध आर्मी बिकेम फार मोर स्ट्रॉन्गर, मगध सेना अधिक बलशाली हुई। एज कंपेयर टू अदर एमजे, अन्य एमजे की तुलना में। एज कंपेयर टू अदर एमजे, अन्य एमजे की तुलना में। तो हम देख रहे हैं कि मिलिट्री और राजनीतिक रूप से क्यों मजबूत हो रही है? इन द सेंस ऑफ लोकेशन ऑल्सो। अब लोकेशन एक और क्या है? ये ईस्टर्न साइड में है। ईस्टर्न साइड में मिलते हैं हाथी, तो अब मगध की सेना क्या रखना स्टार्ट करेगी? टैंक ले आएगी, यानी हाथी ले आएगी। ओके, और हाथियों की आवाज़ सुन के दुश्मन भाग जाएंगे, तो हाथियां दौड़ाते थे डायरेक्ट। दूसरों के पास हाथी नहीं होते थे। राजस्थान में कहाँ हाथी मिलेगा? हाथी ईस्टर्न साइड में मिलता है। लिखो, एलिफेंट्स वर अवेलेबल इन ईस्टर्न इंडिया, हाथी पूर्वी भारत में मिलते थे। एलिफेंट्स वर अवेलेबल इन ईस्टर्न इंडिया, हाथी पूर्वी भारत में मिलते थे। एंड वर इंक्लूडेड इन आर्मी, और सेना में जोड़े गए। एंड वर इंक्लूडेड इन आर्मी, और सेना में जोड़े गए। अदर्स हैड नो एलिफेंट, दूसरों की सेना में हाथी नहीं होते। अदर्स हैड नो एलिफेंट इन आर्मी, दूसरों की सेना में हाथी नहीं होते थे। और क्या? लकड़ी भी बहुत मिलती थी, जंगल बहुत थे, ये भी फायदा मिलेगा। टिम्बर वॉज प्लेंटी, लकड़ी बहुत थी। टिम्बर वॉज प्लेंटी, लकड़ियां भी बहुत थी। फ्रॉम विच डिफेंसिव वॉल्स वर मेड, जिससे सुरक्षात्मक दीवारें बनाई जाती। फ्रॉम विच डिफेंसिव वॉल्स वर मेड, जिससे सुरक्षा दीवारें बनाई जाती। एंड चैरेट्स, और रथ भी। एंड चैरेट्स, और रथ भी। इन द बैटल, युद्ध के लिए। इन द बैटल, युद्ध के लिए। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के अनुसार
यूनान से आया था, सोक्रेटिस, मेगास्थनीज। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज के अनुसार द पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय वुडन वॉल्स। पाटलिपुत्र के चारों ओर लकड़ी की सीमा थी। पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय वुडन वॉल्स। पाटलिपुत्र की चारों ओर लकड़ी की सीमा थी। एंड देयर रिमेन्स आर फाउंड टुडे, और आज इनके अवशेष मिले हैं। एंड देयर रिमेन्स आर फाउंड टुडे, और इनके अवशेष मिले हैं एट बुलंदीबाग एंड गौसिन खंड। बुलंदीबाग और गौसाइन खंड में, GOSAIN, गौसाइन खंड, गौसाइन खंड में। बोथ आर द पार्ट ऑफ पटना, ये दोनों पटना का भाग हैं। पाटलिपुत्र क्या बनेगा? पटना बनेगा। बोथ आर द पार्ट ऑफ पटना, दोनों पटना के भाग हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कुछ मिला हुआ है मगध के समय का, तो लकड़ी के टुकड़े मिले हैं जो बाउंड्री वॉल होती थी पाटलिपुत्र की इन दो जगहों पर। दो जगह याद नहीं हो तो पटना लिख देना, पटना में मिली हैं ऐसी बाउंड्रीज। तो ये हो गया आपका सैन्य और राजनीतिक तरफ से मजबूती कैसी हुई मगध की। अगला लिखिए, फेवरेबल लोकेशन एंड सोशियो कल्चरल स्ट्रेंथ। स्थान एवं सामाजिक सांस्कृतिक मजबूती। फेवरेबल लोकेशन एंड सोशियो कल्चरल स्ट्रेंथ। स्थान एवं सामाजिक सांस्कृतिक मजबूती। तो समाज में क्यों मजबूती आई? मगध के समाज में ऐसा क्या हुआ जो मजबूत हो गए पूरा का पूरा मगध? वो लिखिए मगध वॉज लोकेटेड आउटसाइड आर्यव्रत। मगध आर्यव्रत के बाहर मौजूद था। मगध वॉज लोकेटेड आउटसाइड आर्यव्रत। मगध आर्यव्रत के बाहर मौजूद था। हमने ईवीए में देखा था कि सप्त सिंधु जमीन पे आर्य आए थे जहाँ से नदियाँ बहती थी। इसके बाद फिर जंगल साफ करे, कौन से समय में? ईवीए में, सॉरी एलवीए में। और यहाँ पर ईवीए में आर्य पंजाब हरियाणा में रहते थे, यहाँ आते आते एलवीए की तरफ आ गए, यानी यूपी की तरफ आ गए। आपका मगध कहाँ था? यहाँ था। मतलब आर्यों की भूमि से बिल्कुल दूर। इस भूमि में चलता था ब्राह्मणवाद, तो ब्राह्मणवाद से दूर थे ये। मतलब ब्राह्मणवाद का ज्यादा असर यहाँ पर नहीं था। जैसे यहाँ के इलाकों में जो एलवीए ईवीए के जो लोग आर्य होते थे वो केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को अपनी सेना में जोड़ते थे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वैश्य को। लेकिन मगध में हर तरीके के लोगों को जोड़ा गया सेना में। सारे के सारे 4 कैटेगरी जो थी, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, सब के सब जुड़े, तो ऑब्वियस होगा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये फायदा मिला था इनको। लिखिए, मगध वॉज लोकेटेड आउटसाइड आर्यव्रत, आर्यव्रत के बाहर था। एंड एज अ रिजल्ट, और इसी के कारण, द ब्राह्मणिकल आइडियाज, ब्राह्मण विचार, द ब्राह्मणिकल आइडियाज, ब्राह्मण विचार, लाइक वर्ण, जैसे वर्ण, कॉमा आश्रम, आश्रम, एंड धर्म सिस्टम, और धर्म व्यवस्था, एंड धर्म सिस्टम, और धर्म व्यवस्था, वर नॉट फॉलोड रिजिडली, ज्यादा कठोर रूप से नहीं आए। वर नॉट फॉलोड रिजिडली, ज्यादा कठोर रूप से नहीं आए। बहुत टाइट होता था ना रेगुलेशन ब्राह्मण का, आया जरूर लेकिन उतना प्रभाव नहीं आया। अतः मगध रूलर्स रिक्रूटेड ऑल द वर्ण इन आर्मी। तो मगध राजाओं ने सभी वर्णों को सेना में जोड़ा। सो मगध रूलर्स इंक्लूडेड ऑल वर्ण इन आर्मी। तो मगध राजाओं ने सभी वर्णों को सेना में जोड़ा।
ठीक है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे? और चीज़, मगध की सेना में कौन होते थे? चारों वर्ण के लोग होते थे, लेकिन पुराने समय में नहीं होते थे। ठीक है, शूद्र को बाहर रखा जाता था, वैश्य को बाहर रखा जाता था। आगे लिखिए, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अनुसार, ये कहां से मिला ये प्रूफ कि चारों होते थे? अर्थशास्त्र से मिला। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर रिक्रूटेड इन आर्मी, को सेना में जोड़ा जाता था। वर रिक्रूटेड इन आर्मी, को सेना में जोड़ा जाता था। विच इंक्रीज द आर्मी साइज, जिससे सेना बड़ी होती थी। विच इंक्रीज द आर्मी साइज, जिससे सेना बड़ी होती थी। बड़ी सेना का क्या करेंगे? अचार तो डालेंगे नहीं, उनको भेजेंगे काम करने के लिए, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए। सो टेरिटोरियल एक्सपेंशन इज पॉसिबल, इसीलिए क्षेत्र विस्तार हो सका। सो टेरिटोरियल एक्सपेंशन इज पॉसिबल, इसीलिए क्षेत्र विस्तार हो सका। और क्या होगा? सामाजिक रूप से मगध आगे क्यों बढ़ा? पुराने समय में फिलोसफी बहुत चलती थी। मगध के लोग मटेरियलिस्टिक थे, ज़्यादा वो मोक्ष वोक्ष नहीं करते थे, उनको पैसा चाहिए था, इसलिए भी क्या होंगे? वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। लिखो, द मगध पीपल वर मटेरियलिस्टिक इन नेचर, मगध के लोग प्रकृति से भौतिकवादी थे। द मगध पीपल वर मटेरियलिस्टिक इन नेचर, मगध के लोग चरित्र से, प्रकृति से भौतिकवादी रहे। दे इन्वेस्टेड, क्या मतलब उसका? मतलब वो अपना समय और पैसा कहाँ लगाएंगे? और पैसा कमाने में, ना कि पंडित, ना कि पूजा पाठ, बिजनेस, सीधी सी बात। सो दे इन्वेस्टेड देयर टाइम एंड एनर्जी, तो वे अपना समय और ऊर्जा लगाते। सो दे इन्वेस्टेड देयर टाइम एंड एनर्जी, तो वे अपना समय और ऊर्जा लगाते इन इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, आर्थिक तरक्की के लिए। इन इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, आर्थिक तरक्की के लिए, फुल स्टॉप। तो अपना सारा ध्यान पैसों में लगाते, बजाय चिंता करने में कि मरने के बाद क्या होगा। ओके, वो सारी चिंता ब्राह्मण में होती है, ब्राह्मण धर्म में, तो यहाँ पे वो इतनी चिंता होती नहीं थी। ठीक है, दिस फ्लेक्सिबिलिटी, यह लचीलापन, दिस फ्लेक्सिबिलिटी, यह लचीलापन वॉज एब्सेंट इन आर्यव्रत, आर्यव्रत क्षेत्र में नहीं था। वॉज एब्सेंट इन आर्यव्रत, आर्यव्रत क्षेत्र में नहीं था। आर्यव्रत यानी दिल्ली के क्षेत्र में ऐसा कुछ था नहीं। एंड पीपल इन्वेस्ट देयर टाइम इन फिलोसॉफी, और वहाँ लोग अपना समय दर्शन शास्त्र में लगाते थे। एंड पीपल इन्वेस्ट देयर टाइम इन फिलोसॉफी, और वहाँ लोग अपना समय दर्शन शास्त्र में लगाते थे। पढ़ रखा है हमने तो ये आश्रम, 4 आश्रम, गृहस्थ आश्रम, बुद्ध, जैन, तो सब वही चलता रहा उस तरफ तो हमेशा। ठीक है, अब अगला कारण क्या देखेंगे मगध के ताकतवर होने का? मेन रीजन, राजाओं की हरकतें। तो अगला लिखिए, रोल ऑफ रूलर्स, राजाओं के कार्य। रोल ऑफ रूलर्स, राजाओं के कार्य फॉर द राइज ऑफ मगध, मगध की मजबूती के लिए। फॉर द राइज ऑफ मगध, मगध की मजबूती के लिए। कौन कौन से राजा हो सकते हैं मगध के? बहुत पुराने हरियंक वंश के राजा होंगे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु। उसके बाद नंद वंश के होंगे, महापद्म नंद। उसके बाद में मौर्य वंश के होंगे, चंद्रगुप्त, अशोक। उसके बाद में समुद्रगुप्त। ये सब कहाँ राज करने वाले? सब मगध में ही राज करने वाले। महाजनपद खत्म कर दिया इन लोगों ने कि अब तो पूरा मगध ही साम्राज्य रहेगा, यही भारत बना। ओके, लिखिए, मगध रूलर्स लाइक, मगध राजा जैसे, मगध रूलर्स लाइक, मगध राजा जैसे
बिंबिसार, इंग्लिश में बिंबिसारा लिखना पड़ता है, हर चीज के पीछे ए चिपका देना। बिंबिसारा, अशोक को अशोका लिखना पड़ेगा। अजात शत्रु, इसमें ये मत लगाना, अजात शत्रु, कॉमन सेंस लगाना इस पे एक ही जगह। शिशु नाग, शिशु नाग, नागवंश भी आया था। महापद्म नंद, महापद्म नंद। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। एंड अशोका और अशोक contributed immensely, ने बहुत समर्थन दिया, contributed immensely ने बहुत समर्थन दिया in increasing the territory of मगध, मगध का क्षेत्र बढ़ाने में, in increasing the territory of मगध, मगध क्षेत्र बढ़ाने में। अगले पैराग्राफ से लिखिए। बिंबिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, बिंबिसार हरियंक वंश की स्थापना की। बिंबिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, बिंबिसार ने हरियंक वंश की स्थापना की। एंड इंक्रीज्ड मगध एरिया, और मगध का क्षेत्र बढ़ाया। विथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस, शादी गठबंधन के द्वारा। विथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस, शादियों के गठबंधन के द्वारा। एंड बैटल्स, और युद्धों से, एंड बैटल्स, और युद्धों से। कैसे बढ़ाया, लिखो। बिंबिसार मैरिड द प्रिंसेस ऑफ, बिंबिसार ने राजकुमारियों से शादी की। बिंबिसार मैरिड द प्रिंसेस ऑफ, बिंबिसार ने राजकुमारियों से शादी की। ऑफ लिच्छवी, कौशला, मत्स्य एंड मद्र। लिच्छवी, कौशला यानी कौशल, मत्स्य एंड मद्र, और मद्र से। लिच्छवी गणराज्य होगा, ठीक है। वज्जी वगैरह होते थे, उनके अंदर बहुत सारे होते थे ना, उन्हीं में से एक क्या था, लिच्छवी था। यहीं से वो फिर एक राजकुमार थे लिच्छवी के, महावीर, यहीं से तो आए लिच्छवी, वहीं के राजकुमार थे ये, तो वो सब आए, ठीक है। कौशल ये यूपी में है। मत्स्य राजस्थान, मत्स्य इलाका राजस्थान में रहेगा। और मद्र यूपी राजस्थान के बीच में, ठीक। तो ये 4 जगहों की राजकुमारियों से शादी कर ली। दहेज में भी कुछ मिला, लिखो। ही रिसीव्ड काशी विलेज इन डाउरी फ्रॉम कौशल। क्या बोलते हैं डाउरी को, दहेज में काशी गांव मिला कौशल से। रिसीव्ड काशी विलेज इन डाउरी फ्रॉम कौशल, दहेज में काशी मिला कौशल से। तो कौशल ने क्या दिया, काशी दिया। आज काशी एक बहुत बड़ा शहर है, पहले गांव था छोटा सा, और इस काशी से बहुत इनकम होती थी मगध के राजा की, यानी बिंबिसार की। तो लिखो, फ्रॉम दिस विलेज, इसी गांव से, रेवेन्यू वॉज 1 लाख पना, 1 लाख पना की आय होती। रेवेन्यू वॉज 1 लाख पना, PANA, 1 लाख पना की आय होती पर एनम, प्रति वर्ष। तो ये तो शादी वाला हो गया। बिंबिसार ने हमले भी किए थे, हमले कहां किए वो लिखो। बिंबिसार कॉन्कर्ड अंग एंड तमारा लप्ती, बिंबिसार ने अंग पे कब्जा किया और तमारा लिप्ति बंदरगाह पर भी। बिंबिसार कॉन्कर्ड अंग एंड तमारा लिप्ति, तमारा लिप्ति और अंग पर कब्जा किया।
तमारालिप्ति हमने पहले लिखा था, सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह, तो वो किसने इकट्ठा किया था? बिंबिसार ने। ठीक, और एक और महाजनपद था अंग, वो भी किस तरफ आ गया? इसी में आ गया। मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ये सारे जनपद क्या हो रहे हैं? मगध में जुड़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए मगध ताकतवर हो रहा है। इसीलिए दूसरे पढ़ने नहीं होते हैं, केवल किसको पढ़ना होता है? आपको मगध को ही पढ़ना होता है। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा? बिंबिसार के बाद बेटा अजात शत्रु। पैराग्राफ चेंज कीजिए। सन अजात शत्रु फॉट वॉर अगेंस्ट कौशल। बेटे पुत्र अजात शत्रु ने कौशल से युद्ध लड़ा। सन अजात शत्रु फॉट विथ कौशल। बेटे अजात शत्रु ने कौशल से युद्ध लड़ा एंड वज्जी, और वज्जी से। तो अब ये दो महाजनपद भी कहां जा रहे हैं? मगध में जा रहे हैं। एंड इंक्लूडेड इन मगध, और मगध में जोड़ लिए। एंड इंक्लूडेड इन मगध, और मगध में जोड़ लिए। इसमें से अंग जो था ना महाजनपद, वो बहुत जल्दी मिल गया था। वज्जी मैंने बताया था बहुत ताकतवर था, 16 साल लगे थे। तो वज्जी में ब्रैकेट में लिख लेना, वज्जी जहां लिखा है वहां लिख लेना। टुक 16 ईयर्स, 16 साल लगे। टुक 16 ईयर्स, 16 साल लगे, जस्ट बिकॉज वो ताकतवर था। फिर कमजोर हो गया। कमजोर क्यों हुआ वो हमने लिख लिया है। ठीक, फिर आगे लिखिए। लेटर शिशुनाग केम, इसके बाद आया शिशुनाग। हु कॉन्कर्ड अवंती, जिसने अवंती पे कब्जा किया। अवंती भी तो था एक महाजनपद, ये भी ताकतवर था, और ये इतना ताकतवर था कि 100 साल लगे थे इसको कब्जा करने में। ओके, तो पता नहीं कितनी जनरेशन बीच में आई होंगी, उन्होंने कब्जे करने की कोशिश की होगी। 100 साल बाद जाके ये शिशुनाग ने क्या किया? उसको कब्जे में ले लिया। ठीक है, लिखो आगे, इसके आगे। विच टुक 100 ईयर्स ऑफ वॉर, जिसमें 100 साल का युद्ध लगा। विच टुक 100 ईयर्स ऑफ वॉर, जिसमें 100 साल का युद्ध लगा। तो ये एक सीरीज हो गई आपकी। ठीक है, सबसे पहला राजा कौन? ठीक है, उसके बाद बेटा कौन? अजात शत्रु। फिर अगला कौन आ जाएगा? शिशुनाग। रिमेंबर, बीच में कोई आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है, हम बस कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। लेकिन हाँ, अजात शत्रु तो बेटा था। ये हो गया। अब आएगा एक वंश, नंद वंश, और राजा कौन रहेगा उसका? पहला महापद्म नंद। तो हरियक चला गया, इनकी जगह पर कौन आ जाएंगे? नया वंश। यस, लिखिए अगला पैराग्राफ। महापद्म नंद वॉज अ ग्रेट कॉन्करर। महापद्म नंद एक महान शासक था। महापद्म नंद वॉज अ ग्रेट कॉन्करर, एक महान शासक था। हु एक्सटर्मिनेटेड नंबर ऑफ रिपब्लिकन किंगडम्स, जिसने कई गणतांत्रिक राज्यों को कब्जे में लिया। हु एक्सटर्मिनेटेड नंबर ऑफ रिपब्लिक किंगडम्स, जिसने कई गणतांत्रिक राज्यों को कब्जे में लिया। ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, मध्य एवं पूर्वी भारत के। ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, मध्य एवं पूर्वी भारत के। कलिंग वॉज कॉन्कर्ड बाय हिम, उसने कलिंग पर भी कब्जा किया। कलिंग वॉज कॉन्कर्ड बाय हिम, उसने कलिंग पर भी कब्जा किया। इसमें एक चीज में कंफ्यूज मत होना, कल मैंने आपको लिखवाया था मालवा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त तो बहुत बाद में आएगा। दैट मीन्स क्या रिपब्लिक पूरे खत्म किए? हमेशा कहीं ना कहीं कोई कोई गणतंत्र बचे हुए रहे। ओके, तो महापद्मनंद ने बहुत सारे रिपब्लिकों को साफ कर दिया। ठीक है, मध्य भारत में और साथ साथ ईस्टर्न इंडिया, बंगाल के क्षेत्र में भी। और उसके बाद फिर किस पे कब्जा किया? कलिंग पर। ये अशोक वगैरह में बाद में आएगा। अभी कलिंग किसके पास में है? मगध का हिस्सा है। बाद में फिर क्या होगा? राजा कमजोर हो जाएंगे, फिर कलिंग क्या हो जाएगा? आजाद। तो मजबूत राजा हमेशा इकट्ठा करता राज्यों को, और कमजोर राजाओं की वजह से वो फिर से टूट के अलग हो जाते हैं। बस ये हुआ। तो अशोक ने भी क्या किया? पूरे भारत को एक किया, सब जगह कलेक्शन किए। ठीक है, कैसे पता चला कि इन्होंने कलिंगा पे कब्जा किया था? लिखो, द इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम
हाथी गुम्फा, ये जानकारी मिली है हाथी गुम्फा से, GUMPHA, हाथी गुम्फा। द इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम हाथी गुम्फा, जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा से, विच वॉज द इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग खारवेल, जो राजा खारवेल ने बनाई थी। इंस्क्रिप्शन विच वॉज इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग खारवेल, जो राजा खारवेल ने बनाई थी। खारवेल जो था कलिंग का राजा था, ओके, उसने ये डिटेल दी थी कि अब वो किसके अंडर में आ चुका है, ठीक है, महापद्मनंद के अंडर में आ चुका है। ही एक्सटेंडेड मगध अप टू पंजाब, उसने मगध को पंजाब तक पहुंचा दिया। ही एक्सटेंडेड मगध अप टू पंजाब, उसने मगध को पंजाब तक पहुंचाया। एंड ट्रांसफॉर्म मगध इनटू एम्पायर, और मगध को साम्राज्य बनाया। एंड ट्रांसफॉर्म्ड मगध इनटू एम्पायर, और मगध को साम्राज्य बनाया। मतलब इससे पहले मगध क्या था, महाजनपद। महाजनपद इकट्ठा कर लिया मगध ने तो क्या बन गया, साम्राज्य। और ये काम अंत में किसने किया, महापद्मनंद ने। तो क्या इसने अकेले ने किया, इसके पहले पहले जो राजा थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। जैसे ही पंजाब तक पहुंच गया, महाजनपद खत्म और क्या शुरू, साम्राज्य स्टार्ट हो गई। ये बहुत ब्रेक इवन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। चलिए ये भी हो गया, 2 लाइन और लिख लीजिए, खत्म करते हैं, लिखिए। अब आएंगे कौन, नंदवंश के बाद आएगा मौर्य। मौर्य में पहले चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य एक्सटेंडेड मगध, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को और बढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य एक्सटेंडेड मगध, चंद्रगुप्त ने मगध को और बढ़ाया टू हिंदू कुश, हिंदू कुश से लेकर, टू हिंदू कुश से लेकर माकरन कोस्ट, माकरन तटों तक, टू माकरन कोस्ट, माकरन तटों तक। और यहीं पे आप इस लेक्चर की पहली लाइन पे पहुंच जाते हो। 4वीं शताब्दी BC में मगध कहां से कहां तक था, हिंदू कुश से बंगाल तक था और जम्मू कश्मीर से कर्नाटक तक पहुंचा था। दैट मीन्स आपने हिंदू कुश लिखा, हिंदू कुश इंडिया के अफगानिस्तान एरिया में आता है। और माकरन का मतलब क्या होता है, माकरन का मतलब होता है सुंदरबन वाला डेल्टा, ओके, माकरन तक पहुंचाया। चलिए लास्ट लाइन लिख लीजिए। दिस प्रोसेस ऑफ राइज ऑफ मगध, मगध का इस प्रकार उदय, दिस प्रोसेस ऑफ राइज ऑफ मगध, मगध का इस प्रकार का उदय was carried into climax, को अंत तक पहुंचाया, was carried into climax, को अंत तक पहुंचाया by अशोक, अशोक ने। बढ़ाते बढ़ाते मगध को इतना बड़ा कर दो कि वो हिंदू कुश से माकरन यानी बंगाल, जम्मू कश्मीर से कर्नाटक तक पहुंच जाए। ये आखिरी काम किसने कर दिया, अशोक ने कर दिया। तो हर एक राजा इंपॉर्टेंट है, किसी एक राजा को भूल जाना जरूर गलत बात होगी कि केवल अशोक की बात कर दी कि अशोक ने पूरे भारत को एक किया, नहीं। इसके अलावा इससे पहले पहले राजा धीरे धीरे करके शुरू हुए थे, उनके रीजन भी देखे। थ्रू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, कलिंग पे कब्जा किया। अब कलिंग पे तो पहले ही हो गया था कब्जा, तो क्या हुआ होगा बीच में, वापिस अलग हो गया होगा। थ्रू कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, कलिंग पे कब्जा करके, एंड अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ धम्म घोष, और धम्म घोष की नीति लगाकर, एंड अडॉप्टिंग द पॉलिसीज ऑफ धम्म घोष, और धम्म घोष की नीति लगाकर। पहले भैरी घोष करके होता था यानी युद्ध की आवाज, फिर उसको ट्रांसलेट कर दिया किसमें, धम्म घोष में। किसकी आवाज, धर्म की आवाज, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का दिल बदल जाता है, वो युद्ध छोड़ देता है और बुद्ध बन जाता है। अशोक कंसोलिडेटेड मगध एम्पायर सक्सेसफुली, अशोक ने सफलतापूर्वक मगध साम्राज्य को एक किया। अशोक कंसोलिडेटेड मगध एम्पायर सक्सेसफुली,
अशोक ने मगध साम्राज्य को सफलतापूर्वक एक किया एंड दस, और इस तरह द प्रेस्टीज ऑफ मगध, मगध का सम्मान, द प्रेस्टीज ऑफ मगध, मगध का सम्मान रीच्ड द किंगडम्स लोकेटेड फार फ्रॉम इंडिया, भारत के बाहर के साम्राज्यों तक फैले। रीच्ड किंगडम्स लोकेटेड फार अवे फ्रॉम इंडिया, भारत से बाहर साम्राज्यों तक पहुंचा कि मगध बहुत ताकतवर है, बहुत सम्मान है। यह सम्मान बाहर कब पहुंचा? अशोक के समय में। बाहर के लोग जानने लगे मगध भी कोई चीज होती है, बहुत खतरनाक जगह है, बहुत पावरफुल जगह है, राजा भी बड़ा ताकतवर है। फिर वो 21 लाख से की सेना होती थी, 25 लाख तो सैनिक उन्होंने रख रखे थे अशोक ने, ये सारी चीजें थी। ठीक, ये हो गया हमारा काम खत्म। लेक्चर का पहला पार्ट खत्म हुआ है, इसके बाद कल से शुरू होगा मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, बाकी फिर इंटरनल डिटेल्स बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, अशोक को पढ़ो तो बहुत कुछ पढ़ना है, तो मौर्य शुरू हो रहा है, हम पढ़ेंगे। पद्मनंद और ये जो हरण्यक थे, इन सब के बारे में हमने सफिशिएंट डेटा इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि हमने मगध को पढ़ लिया है। तो जो मगध में हुआ वो सब हरण्यक वंश में लिखना रहेगा, या नंद वंश में, या शिशुनाग या नाग वंश में भी वही लिखना पड़ेगा। क्लियर? ठीक, जाइए।